नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक नया टॉपिक जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है उसको लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। यह टॉपिक है अंटार्कटिका महाद्वीप। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। अंटार्कटिका अंटार्कटिका हम लोग मैप में देखते हैं, बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध में, बिल्कुल दक्षिण में एक महाद्वीप है। प्राचीनतम गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है और विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ध्यान देंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेंजिया का अवशिष्ट भाग क्या है तो आप बताएंगे अंटार्कटिका। तो अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि पेंजिया क्या है। तो अभी जो हम महाद्वीप महासागरों की स्थिति देख रहे हैं यह प्रारंभ से ऐसे नहीं थी। प्रारंभ में सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इस जुड़े हुए महाद्वीप को, विशालतम महाद्वीप को, सुपर कॉन्टिनेंट महाद्वीप को ही पेंजिया नाम दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर महोदय के द्वारा। और इस पेंजिया के चारों ओर महासागरीय भाग स्थित था जिसे पेंथलासा कहा जाता था। तो उसी महाद्वीप से टूटकर सभी महाद्वीप अलग अलग दिशाओं में बिखर गए और इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंजिया का अवशिष्ट भाग कौन सा है तो आप बताएंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। और यह महाद्वीप जो है प्राचीनतम गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है और एरिया के अनुसार यह विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का विस्तार जो है यह 140 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, कितने लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है? 140 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इस महाद्वीप का विस्तार है। 140 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इस महाद्वीप का विस्तार है। एरिया में, क्षेत्रफल में यह विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्लियर यहाँ तक? पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब ध्यान देंगे कि इस महाद्वीप की स्थिति ऐसी है कि यह बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध में सबसे दक्षिण में स्थित महाद्वीप है और साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, बिल्कुल इसके केंद्र में है। ये देखिएगा अंटार्कटिका महाद्वीप है और साउथ पोल की स्थिति यहाँ पर है। यहीं पर एमंडसन स्कॉट है जो यूएसए का स्टेशन है। तो दक्षिणी ध्रुव जो है, साउथ पोल जो है, यह इस महाद्वीप के केंद्रीय भाग में स्थित है। अब ध्यान देंगे कि इस महाद्वीप की स्थिति ऐसी है कि अंटार्कटिका सर्कल कितने डिग्री के अक्षांश रेखा होती है? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है इस अक्षांश के चारों ओर, इस महाद्वीप के चारों ओर यह है। अर्थात आप कह सकते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप अंटार्कटिक वृत्त से चारों ओर से घिरा हुआ है। क्लियर है? अब इसमें क्वेश्चन आता है कि इस महाद्वीप को कई उपनामों से जाना जाता है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस महाद्वीप को कई उपनाम से जाना जाता है। कौन कौन सा उपनाम है आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले इस महाद्वीप को कहा जाता है जनशून्य महाद्वीप। ध्यान दिएगा, यह महाद्वीप है लेकिन एक ऐसा महाद्वीप है जो यहाँ की मूल निवासी कोई नहीं है और यहाँ पर जनसंख्या जो है वह शून्य है। तो यहाँ निवास कौन करते हैं? तो यहाँ सिर्फ उन साइंटिस्टों का निवास होता है जो यहाँ के स्टेशन में, रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। लेकिन रहने के लिए या मानवीय आबादी यहाँ पर बिल्कुल शून्य है, इसलिए इसे जनशून्य महाद्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो भी स्टेशन है, जो भी है, ओनली फॉर साइंटिफिक, यहाँ पर जो भी वैज्ञानिक रह रहे हैं या जो भी व्यक्ति रह रहे हैं वो सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए रह रहे हैं, रहने के लिए वहाँ नहीं रह रहे हैं। वो उनका कार्य है यहाँ वहाँ पर रहकर यहाँ के पर्यावरण का और यहाँ के बारे में जानकारी हासिल करना, क्योंकि यह एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरे विश्व के मौसम को यह प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो रह रहे हैं ओनली फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इसलिए इस महाद्वीप को कहा गया विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। अब ध्यान दीजिएगा कि इस महाद्वीप का 98% भाग जो है वह बर्फ से जमा हुआ है साल भर। और बर्फ की मोटाई कितनी है? लगभग 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की मोटाई है। तो सामान्य धरातल से 2 किलोमीटर ऊपर बर्फ की लेयर जमी हुई है। इससे स्पष्ट है कि यह महाद्वीप जो है सभी महाद्वीपों में सबसे मोटा महाद्वीप है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सबसे अधिक है तो आप कहेंगे अंटार्कटिका। क्लियर है? आप देखते होंगे डिस्कवरी में हमेशा दिखाता है अंटार्कटिका के बारे में, तो देखते हैं सी लेवल से काफ़ी अधिक ऊंचाई है इसकी।
जैसे हमारे यहाँ मेरीना बीच है या अन्य बीच है या अन्य जगहों पर जो कोस्टल एरिया है, तो हम लोग देखते हैं काफ़ी दूरी तक समुद्र में चले जाते हैं नहाने के लिए, लेकिन अंटार्कटिका में यह संभव नहीं है क्योंकि यहाँ की कोई तटीय रेखा नहीं है, अचानक यहाँ पर ऊंचाई ऊपर है। अर्थात यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसकी कोई तटीय रेखा भी नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसका कोई कोस्टल एरिया नहीं है, तब आप बताएंगे अंटार्कटिका। इसका कोई तटीय क्षेत्र नहीं है, कोई कोस्टल एरिया नहीं है, और इसीलिए सी लेवल से यह काफ़ी किनारे में भी यह काफ़ी ऊंचा है। क्लियर है। इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। गतिशील इसलिए कहा जाता है क्योंकि गर्मी और जाड़ा में इसके क्षेत्रफल में कमी और बेसी होती है। जाड़े में क्या होता है, जब सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है तो इस महाद्वीप में काफ़ी अधिक सर्द पड़ती है, और इस समय क्या होता है कि इस महाद्वीप में का जलीय भाग जो है काफ़ी जम जाता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जबकि गर्मी की ऋतु में इसके क्षेत्रफल में अपेक्षाकृत कमी महसूस होती है। अर्थात यह गतिशील महाद्वीप भी है, सबसे मोटा महाद्वीप भी है। मैप में देखेंगे कि सभी महाद्वीपों को अलग अलग कलर से शेड किया रहता है, लेकिन अंटार्कटिका जो है उसको वाइट शेडिंग में किया रहता है। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा महाद्वीप है जो सालों भर बर्फ से जमा रहता है। इसका 98% भाग जो है वह सालों भर बर्फ से ढका रहता है, और इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप, व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है इस महाद्वीप को। इसका सिर्फ पाल्मर प्रायद्वीप का भाग, यह भाग जो है ग्राहम लैंड पाल्मर प्रायद्वीप का भाग, यही भाग जो है कुछ समय जाड़े से बर्फ से मुक्त रहता है, नहीं तो लगभग पूरा 98% भाग जो है सालों भर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप भी है। यहीं पर क्या होता है, एक सेंटर है, एक प्लेस है बोस्टक, जहाँ पर विश्व का यह बोस्टक जो है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, जहाँ का टेम्परेचर -98 डिग्री सेंटीग्रेड -89 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया गया है। बोस्टक में -89 डिग्री, अर्थात यह विश्व का सबसे ठंडा प्लेस है। पोल ऑफ कोल्ड भी यहीं पर स्थित है। विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप भी है। इसके अलावे अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे ठंडा कोल्ड डेजर्ट और सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, तो यह अंटार्कटिका भी है। विश्व का सबसे ठंडा और सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट या ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो यह अंटार्कटिका है। मरुस्थल इसलिए कि यहाँ पर कोई भी प्राकृतिक वनस्पति, यहाँ पर सिर्फ मॉस और लाइके नहीं होती है, अन्य कोई यहाँ पर वनस्पति का बिल्कुल अभाव है, वर्षा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डेजर्ट का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन कैसा डेजर्ट? ठंडा डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल। अब मैप में देख रहे हैं कि इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में यह भाग वेडेल सागर और दक्षिण में यह रॉस आइसल्प या रॉस सी है, यह रॉस सी है। ये दो ऊपर नीचे यह वेडेल सागर और यह रॉस सी, ये अंटार्कटिका के तटीय क्षेत्र में स्थित दो महत्वपूर्ण सागर हैं। इसके अलावे यह इस अपने पूर्व की ओर हिंद महासागर, इसके उत्तर में अटलांटिक है, इधर प्रशांत महासागर की स्थिति है। मतलब चारों ओर से जलीय भाग से घिरा हुआ है, 3 महासागर मुख्य रूप से। लेकिन अगर सागरों की चर्चा की जाए तो 2 सागर रॉस सी और वेडेल सी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें ही रॉस सी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसे विश्व का सबसे निर्जनतम क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह रॉस सी जो है देखिएगा, एक तरफ विक्टोरिया लैंड से और दूसरी तरफ मैरी बियर्ड भूमि से घिरा हुआ है। यह मैरी बियर्ड भूमि है, यह विक्टोरिया लैंड है। इन दोनों के बीच में यह रॉस सी की स्थिति है और इसे विश्व का सबसे निर्जनतम क्षेत्र माना जाता है और इसे गार्डन ऑफ ईडन की संज्ञा भी दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस सागर को गार्डन ऑफ ईडन की संज्ञा दी जाती है, तो यह रॉस सी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके संदर्भ में एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि अक्टूबर 2016 में कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अटलांटिक मेराइन लिविंग रिसोर्स एक सेंटर है, एक संस्था है। कौन सी संस्था है? कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अटलांटिक मेराइन लिविंग रिसोर्स जो है, इस संस्था के द्वारा रॉस सागर को विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है।
जो कि काफ़ी निर्जन है। तो इस क्षेत्र को बचाने के लिए इसे विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि निम्न में से किस सागर को विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? रॉस सी। क्लियर है? तो इस महाद्वीप के बारे में एक छोटी सी कहानी मैंने बताई आपको कि इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, जनशून्य महाद्वीप भी कहा जाता है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, औसत मोटाई यानी सबसे मोटा महाद्वीप भी यह है, विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप भी है। और एक अगला पॉइंट देखिएगा कि सिर्फ पाल्मर लैंड को छोड़ दिया जाए, इस भाग को छोड़ दिया जाए, तो यह अपने आप में इसकी आकृति जो है वह गोलाकार है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किस महाद्वीप को गोलाकार महाद्वीप भी के नाम से भी जाना जाता है, तो वह है अंटार्कटिका। क्लियर है? अब हम आते हैं कि इस महाद्वीप की खोज सबसे पहले कब की गई। तो ध्यान दिएगा, इस महाद्वीप की खोज का सबसे प्रथम प्रयास 1773 में जेम्स कुक महोदय के द्वारा किया गया था। जेम्स कुक महोदय के द्वारा किया गया था। लेकिन जब इस महाद्वीप को वे खोजने के लिए निकले, तो जैसे ही उन्होंने 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल को पार किया, उनकी हिम्मत जवाब दे दी गई, क्योंकि इतनी अधिक ठंड और इतनी भीषण लहरें चलने लगी, हवाएं चलने लगी कि वे वापस लौट गए और 66.5 डिग्री अक्षांश के आगे वे बढ़ नहीं पाए। मतलब अंटार्कटिका के क्षेत्र में वे पहुंच ही नहीं पाए। उनका आकलन गलत हो गया, ठंड इतनी बढ़ गई, इतनी तीव्र हवाओं का उन्हें सामना करना पड़ा कि वे वापस लौट गए और वे अपने अभियान में असफल हो गए। लेकिन खोज का प्रथम प्रयास का श्रेय जेम्स कुक महोदय को जाता है, जिन्होंने 1773 ईस्वी में इस महाद्वीप की खोज का प्रयास किया। लेकिन अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस महाद्वीप पर प्रथम कदम रखने का श्रेय किसको जाता है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस महाद्वीप पर पहला कदम रखने का श्रेय जाता है फेबियन विलियम सॉसन के द्वारा। क्या नाम है इनका? फेबियन विलियम सॉसन। यही व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले अंटार्कटिका की धरती पर कदम रखा। और इससे क्वेश्चन भी आता है कि वे किस जहाज के द्वारा इस भूखंड पर आए, तो उस जहाज का नाम था बोस्टक। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बोस्टक की चर्चा की थी कि अंटार्कटिका का सबसे ठंडा प्लेस जो है वह बोस्टक है। इसी जहाज के पर इस प्लेस का नाम पड़ा था बोस्टक। तो बोस्टक जहाज के द्वारा फेबियन विलियम सॉसन ने अंटार्कटिका की धरती पर पहली बार कदम रखा था। अगला क्वेश्चन इससे फिर बनता है कि ठीक है, अंटार्कटिका की धरती पर पहला कदम तो रखा इन्होंने, फेबियन विलियम सॉसन ने, लेकिन इस पॉइंट पर यानी कि अंटार्कटिका के सेंटर पॉइंट जो साउथ पोल के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर सबसे पहला कदम किसके द्वारा रखा गया था? तो 1911 में नॉर्वे के निवासी थे एमंडसेन। क्या नाम था? एमंडसेन, जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे। तो यहाँ देखिएगा, वर्ल्ड लेवल पर 3 व्यक्तियों का नाम आया। 1773 में पहला प्रयास किया था जेम्स कुक, जो अंटार्कटिका की ओर बढ़े थे लेकिन असफल हो गए। लेकिन प्रथम प्रयास का श्रेय इन्हीं को जाता है। इसके बाद इस धरती पर कदम रखने का पहला श्रेय किनको गया? फेबियन विलियम सॉसन को, जिन्होंने बोस्टक जहाज के द्वारा यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इस धरती पर पहला कदम रखा। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले निवासी नॉर्वे के थे एमंडसेन, जिन्होंने 1911 में इस पॉइंट पर कदम रखा दक्षिणी ध्रुव पर। तो वर्ल्ड लेवल पर तो बात आ गई। अगर हम भारत की बात करें कि भारत के कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इस धरती पर कदम रखा, अर्थात अंटार्कटिका के भूखंड पर कदम रखा, तो वे थे, प्रथम भारतीय थे रामचरण जी। क्या नाम था? रामचरण जी। इन्होंने 1960 में अंटार्कटिका की धरती पर कदम रखा था। अगला क्वेश्चन कि जब अंटार्कटिका की धरती पर पहला कदम रखा प्रथम भारतीय रामचरण जी ने, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर पहला कदम रखा। इसी से रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन पूछा
पूछा जा सकता है कि प्रथम वैज्ञानिक दल भारत का, हम जानते हैं कि गोवा से हर साल अंटार्कटिका के लिए एक वैज्ञानिक दल निकलता है अंटार्कटिका की ओर, ताकि वहाँ के बारे में जानकारी हासिल कर सके और वहाँ पर जाकर विश्व के मौसम के बारे में जानकारी हासिल कर सके। तो हर साल भारत का वैज्ञानिक अभियान दल निकलता है गोवा से। प्रथम वैज्ञानिक दल कब निकला था? 1981 में निकला था। प्रथम वैज्ञानिक दल गोवा से ही निकला था और डॉक्टर ZR कासिम इनके नेतृत्व में, कौन थे? डॉक्टर ZR कासिम प्रथम वैज्ञानिक दल, भारतीय वैज्ञानिक दल के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में अंटार्कटिका पर वैज्ञानिक दल पहुंचा था। तो देखिए कि इतने नामों की चर्चा हुई है। कौन कौन? 1773 जेम्स कुक, अंटार्कटिका पर पहुंचने का प्रथम प्रयास लेकिन असफल। पहली बार अंटार्कटिका पर पहुंचे कौन? फेबियन विलियम सॉसन। किस जहाज के द्वारा? बोस्टक के द्वारा। प्रथम भारतीय जिन्होंने अंटार्कटिका की धरती पर कदम रखा, रामचरण जी, 1960। क्लियर है? उसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही। और प्रथम वैज्ञानिक दल किसके नेतृत्व में पहुंचा? प्रथम भारतीय वैज्ञानिक दल का डॉक्टर ZR कासिम के नेतृत्व में यहां पहुंचा। कब? 1981 में। अब ध्यान दीजिएगा कि भारत के 3 महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र, रिसर्च केंद्र स्थापित किए गए अंटार्कटिका पर। वे कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया था भारत का, यह था दक्षिण गंगोत्री। देखिए यहाँ पर है दक्षिण गंगोत्री। यह पहला रिसर्च सेंटर है भारत का अंटार्कटिका पर। यह कब स्थापित हुआ था? तो यह 1984 में स्थापित हुआ था, दक्षिण गंगोत्री। क्लियर है? भारत का दूसरा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका पर वह स्थापित हुआ, वह था मैत्री। इस मैत्री की स्थापना 1989 में की गई थी। तो देखिएगा, दक्षिण गंगोत्री से 300 किलोमीटर दूर है मैत्री, यहां पर स्थापित किया गया था। और भारत का जो तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, यह देखिए यहां पर है भारती लॉर्ड्समैन हिल। यहां पर एक पॉइंट है लॉर्ड्समैन हिल। इसी सेंटर के पास स्थापित किया गया है भारती, जो भारत का तीसरा वैज्ञानिक अध्ययन केंद्र है। इसकी स्थापना 2007 में की गई, 6 दिसंबर 2007 को की गई थी। और इन तीनों केंद्र के स्थापना के साथ ही भारत विश्व के उन 10 देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनका अंटार्कटिका पर एक से अधिक अनुसंधान केंद्र हैं। तो वे 10 देश कौन कौन से हैं? तो आप इसको इस तरह याद रखेंगे। अगर नॉर्थ अमेरिका से पहले हम लोग चले तो नॉर्थ अमेरिका में एकमात्र देश है, वह है USA। क्लियर है? उसके नीचे दक्षिण अमेरिका की स्थिति है। तो दक्षिण अमेरिका में 2 देश हैं, अर्जेंटीना और चिली। तो 3 देश हो गए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूरोप। तो यूरोप में कुल 2 देश हैं जिनका अंटार्कटिका पर रिसर्च सेंटर है। एक फ्रांस है और दूसरा है इटली। अफ्रीका का कोई भी देश अंटार्कटिका पर उनका अभियान दल का या रिसर्च सेंटर यहाँ पर स्थापित नहीं हुआ है। एशिया में अब आ जाते हैं। तो एशिया में कौन कौन से देश हैं जिनका यहाँ पर अनुसंधान केंद्र हैं? तो रसिया, चाइना, जापान और भारत। और लास्ट ऑस्ट्रेलिया, अगला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। तो इन 10 देश का अध्ययन केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। और 2000 जैसे ही भारती की स्थापना हुई, भारत इन 10 देशों की सूची में शामिल हो गया। तो यह बहुत ही उपलब्धि की बात है कि अंटार्कटिका पर भारत के 3 अध्ययन केंद्र काम कर रहे हैं। अंटार्कटिका अभियान को बैकअप देने के लिए गोवा में नेशनल सेंटर की स्थापना भी की गई है, जहां से प्रतिवर्ष जो है वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र निकलता है। क्लियर है? अब आ जाते हैं अंटार्कटिका के कुछ पॉइंट पर। ध्यान दीजिएगा, अंटार्कटिका का यह क्वीन मॉड पर्वत है, जो ट्रांस क्वीन मॉड पर्वत, जिसे ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह अंटार्कटिका का 2 बराबर भागों में विभाजन करता है। यह भाग जो है ग्रेट अंटार्कटिका है और यह भाग, इसके इधर का भाग जो है लेसर अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा पर्वत जो है अंटार्कटिका का 2 भागों में विभाजन कर रहा है, तो वह कौन सा है? क्वीन मॉड पर्वत, जिसे ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान देंगे, इस महाद्वीप में रोनी आइस शेल्फ के तटीय क्षेत्र में एक पर्वत है जिसका नाम है एल्सवर्थ पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट
विंसन यानी विंसन मैटसिफ जो पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, विंसन मैसिफ, यह किसकी चोटी है, एल्सवर्थ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब ध्यान देंगे यह रॉस आइस शेल्फ है, इसके दक्षिण में क्या है, रॉस सी। तो इस रॉस आइस शेल्फ में ही अंटार्कटिका का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो स्थित है जिसका नाम है माउंट एरेबस। तो पहला इससे क्वेश्चन बन रहा है कि अंटार्कटिका का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, तो माउंट एरेबस। यह कहां पर है, रॉस द्वीप पर स्थित है, यहां पर, यह ध्यान देंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन इससे बनता है कि कौन सा महाद्वीप अंटार्कटिका से न्यूनतम दूरी पर है। तो देखेंगे आप लोग वर्ल्ड का मैप में देखेंगे, यह भाग दक्षिण अमेरिका का भाग, यह भाग जो है निकला हुआ भाग है दक्षिण अमेरिका का, यह और अंटार्कटिका के बीच जो दूरी जो है सबसे न्यूनतम है। इससे दो क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी जल संधि अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है, तो यह है ड्रेक पैसेज। क्या नाम है, ड्रेक पैसेज। यह अंटार्कटिका को और दक्षिणी अमेरिका को अलग कर रही है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो अंटार्कटिका को और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा ये ड्रेक पैसेज के नीचे अर्थात समुद्र के जल के नीचे एक कटक है, रीज है, जिसका नाम है स्कोशिया। क्या नाम है, स्कोशिया कटक। यह कटक जो है यह दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका को एक दूसरे से जोड़ता है। यह अंदर पर्वत कटक के रूप में है और उसके ऊपर में जलीय भाग है जिसे ड्रेक पैसेज के नाम से जाना जाता है। दो क्वेश्चन, अलग कौन कर रहा है अंटार्कटिका को और दक्षिण अमेरिका को, ड्रेक पैसेज। जोड़ कौन रहा है, स्कोशिया रिज। क्लियर है। इसी महाद्वीप पर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है जिसका नाम है लैम्बर्ट। इस दो क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो नाम है लैम्बर्ट। यहां पर लैम्बर्ट की स्थिति है। यह है लैम्बर्ट ग्लेशियर, इस एरिया में है लैम्बर्ट ग्लेशियर है। एक पर लैम्बर्ट हिमानी। ग्लेशियर क्या होता है, हिम की नदी को ही ग्लेशियर कहा जाता है, या हिम का बहता हुआ रूप जो है उसे ही ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है। और सबसे बड़ा वर्ल्ड का लैम्बर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है विश्व का, लैम्बर्ट ग्लेशियर, जो अंटार्कटिका में ही है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा महाद्वीप ऐसा है जहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है, तो विश्व के सभी महाद्वीपों में एकमात्र महाद्वीप है अंटार्कटिका जहां पर कंटिन्यू 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है। 6 महीने का दिन कब होगा, जब सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होगी या दक्षिणी गोलार्ध में होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति कब होती है, 23 सितंबर से, और कब तक रहती है, तो 21 मार्च तक। तो जब तक सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में रहती है तब तक यहाँ पर कंटिन्यू सन का लाइट पड़ता रहता है और यहाँ पर कंटिन्यू 6 महीने का दिन होता है। लेकिन जैसे ही सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में जाती है अर्थात 22 मार्च से 23 सितंबर तक जब सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है तो यहाँ पर कंटिन्यू अंधेरा रहता है, अर्थात यह 6 पीरियड यहाँ पर रात्रि होता है। तो यह एकमात्र महाद्वीप है जहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है। यहाँ की प्रमुख वनस्पति के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रमुख वनस्पति यहाँ पर कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा चूँकि पूरा भाग बर्फ से ढका हुआ है, डेजर्ट के रूप में है यहाँ पर, लेकिन कुछ वनस्पति होती है उसमें मॉस और लाइकेन ही यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। और प्रमुख पक्षी में पेंगुइन, हम लोग देखते हैं इसको डिस्कवरी में भी हमेशा देता रहता है, समुद्र के किनारे या समुद्र के तटीय क्षेत्र में कुछ पक्षी पाए जाते हैं, उसका नाम है पेंगुइन, जो अंटार्कटिका का सबसे प्रमुख पक्षी है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि ओजोन परत, हम जानते हैं कि समताप मंडल के मध्य भाग में 20 से 35 किलोमीटर के क्षेत्र में ओजोन गैस की अधिकता का क्षेत्र है और यह ओजोन गैस पृथ्वी का सुरक्षा कवच के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह ओजोन लेयर जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को छानकर धरातल पर भेजता है। अगर यह ओजोन परत जो है नहीं रहेगी या ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा या ओजोन परत कमजोर हो जाएगी तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें, हानिकारक पराबैंगनी किरणें धरातल पर पहुंचेगी और पृथ्वी पर जीवन का नाश हो जाएगा। इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। लेकिन यह ओजोन परत अंटार्कटिका के
के रूप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार इस ओजोन लेयर में रिक्तीकरण यानी ओजोन का जो गैप हो रहा है, ओजोन टूट रहा है, उसकी सबसे पहली जानकारी अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में ही हुई थी। 1885 ईस्वी में नासा के वैज्ञानिक जॉन फरमन के द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी और यह बताया गया था कि बसंत ऋतु में इस ओजोन परत की लेयर जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाती है अंटार्कटिका के ऊपर। हालांकि एक बहुत बड़ा गैप था जो वर्तमान में लगभग फिलअप हो चुका है, लेकिन अंटार्कटिका का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंटार्कटिका के ओजोन के रिक्तीकरण की सबसे पहली जानकारी किस महाद्वीप के संदर्भ में प्राप्त हुई थी, तो यह अंटार्कटिका का, और किसके द्वारा बताया गया था, जॉन फरमन महोदय के द्वारा। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक था अंटार्कटिका से संबंधित। मैंने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह मैंने आपको बताया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगले वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ पुनः आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।